अभी हम पहले पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? हमारी पार्टनरशिप डीड जिसे हम बोलते हैं साझेदारी संलेख, साझेदारी समझौता, बहुत सारे नाम हैं इसके, है ना। साझेदारी समझौता, दूसरा है आपका साझेदारी अनुबंध, साझेदारी संलेख, आदि नाम है। तो साझेदारी संलेख, साझेदारी समझौता, ये क्या होते हैं? इसको बनाना अनिवार्य है या नहीं, है ना। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमको साझेदारी करना है ना। साझेदारी करना है तो पार्टनरशिप बनाना अनिवार्य है या नहीं, तो इसके बारे में देख लेते। तो देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पार्टनरशिप बनाना अनिवार्य नहीं है ना। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये आधुनिक समय भविष्य को देखते हुए अब क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी हो गया। पार्टनरशिप डीड बनाना क्या हो गया, ज़रूरी हो गया है ना। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? साझेदारी संलेख दो प्रकार से बनाया जाता है। एक तो साझेदारी संलेख लिखित में होता है ना। साझेदारी संलेख जो होता है, एक क्या होता है आपका, लिखित में होता है। किस प्रकार से होता है? लिखित होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है मौखिक। दो प्रकार के संलेख होते हैं, साझेदारी डीड बनती है दो प्रकार की, ठीक है। अब ये दो प्रकार की बनती है आपकी, तो इसमें से आपके लिए उचित कौन सी रहती है? लिखित। लिखित उचित क्यों रहती है? क्योंकि यदि आप भविष्य में नहीं चाहते हुए भी आपका क्या हो जाए, आपसी विवाद हो जाए, है ना। आपसी विवाद हो जाए तो आपको ये क्या होता है, लिखित में जो आपने संलेख डीड बना के रखी है, इससे आप आपसी समझौते के लिए उसको न्यायालय के समक्ष या किसी कानूनी दायरे में रहकर कार्य कर सकते हो। लेकिन हमने यदि मौखिक बना के रखी है तो हम किसी के समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते या दिखा नहीं सकते हैं कि हमारे बीच ये बातें हुई थी, हमने साझेदारी को लेके ये काम किया था, ठीक है। ये होता है। अब साझेदारी संलेख जो है ना, लिखित प्रपत्र होता है। क्या होता है? लिखित प्रपत्र होता है। अब साझेदारी संलेख जो है आपका है, लिखित प्रपत्र होता है, ये पक्का हो गया। इसका होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ये भी पक्का है। अब साझेदारी संलेख व्यवसाय के निर्माण का आधार होता है ना। व्यवसाय को चलाने का मतलब क्या होता है, एक आधार होता है। इसके आधार पर ही साझेदारी को एक अच्छे रूप से संचालित की जा सकती है। यह साझेदारों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को बताता है। जो साझेदारी संलेख होती है, पार्टनरशिप डीड होती है, इसमें क्या होता है, साझेदारों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है, और वह आपसी विवाद को हल करने में क्या होती है, ये सहायक होती है। भविष्य में होने वाले आपसी विवाद जो होते हैं, इनको हल करने में या समझौता करने में सहायक होता है, ठीक है। तो अब जब पार्टनरशिप डीड बनाना है हमको, तो उसमें क्या लिखना रहेगा, किन किन बातों का उल्लेख करना है, पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पार्टनरशिप बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, पार्टनरशिप डीड की मुख्य बातें क्या होनी चाहिए, है ना, किन किन बातों को उसमें लिखा जाता है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज सारे पॉइंट बताऊंगा भैया, पार्टनरशिप डीड में
किन किन चीज़ों का उल्लेख करना है आपको, क्या बताना है, पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप कैसे चलती है ना। तो याद रखना, ये पार्टनरशिप डीड को साझेदारी समझौता भी बोल सकते हैं, साझेदारी अनुबंध भी बोल सकते हैं, साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं ना। अब मैं आपके चालू करता हूँ साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख होता है। तो पहला पॉइंट है आपका फर्म का नाम, नेम ऑफ द फर्म। हाँ ठीक है, फर्म का नाम क्या होगा, मतलब अब जो साझेदारी फर्म का नाम क्या होगा जिससे वो अपना व्यापार करेगी, जिससे वो अपना क्या करेगी, व्यापार करेगी। उस फर्म का नाम क्या होगा, नाम क्या होगा। ये चीज़ें हो गई आपकी। साझेदारी फर्म का नाम कोई भी रखा जा सकता है, साझेदारी फर्म का नाम कोई भी रखा जा सकता है ना, परंतु वह नाम किसी अन्य पंजीकृत, है ना, क्या होना चाहिए, किसी दूसरी पंजीकृत फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जुलता नहीं होना चाहिए, है ना। अब जो फर्म पंजीकृत करवाने जा रहे हो साझेदारी फर्म, वो दूसरी फर्म से या पहले से उस नाम के दूसरी फर्म रजिस्टर्ड या पंजीकृत नहीं हो, है ना, मतलब किसी फर्म से मिलती जुलती नहीं होना चाहिए। साथ ही फर्म किसी ऐसे नाम का भी चुनाव नहीं कर सकती जिससे ऐसा आभास होता हो कि फर्म को केंद्रीय या राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त हो रहा है ना, मतलब ऐसे नाम का प्रयोग भी नहीं करना आपको जिससे आपको क्या हो, केंद्रीय या राज्य सरकार का समर्थन मिल रहा, मतलब आपको सहायता दे रही हो, ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें सार्वजनिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं चाहिए। जैसे हो गया आपका प्राइवेट करना है तो आपको उसमें प्राइवेट लिमिटेड शब्द डालना होगा, है ना, पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग करना होगा। सार्वजनिक शब्द है तो उसके लिए सार्वजनिक शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब फर्म का नाम क्लियर हो गया आपको कि फर्म का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उसका व्यापार किया जा सके, है ना, और वो फर्म का नाम पहले से कहीं उपयोग में नहीं आता हो या किसी और फर्म के नाम से रजिस्टर्ड ना हो, है ना, और वो किसी अन्य नाम से होनी चाहिए जो पहले से नहीं हो। आपका दूसरा पॉइंट आता है फर्म का पता। अब जो पार्टनरशिप डीड में दूसरा पॉइंट लिखना है तो फर्म का पता, आपका फर्म का क्या होना चाहिए, एड्रेस, फर्म का एड्रेस, फर्म कहाँ पर होगी, कहाँ पर व्यापार करेगी, है ना, फर्म का पता क्या होगा जहाँ से वो अपना व्यवसाय कारोबार या करेगी। फर्म का नाम पंजीकरण कराने पर फर्म का पता भी पंजीकृत करवाना होता है। जब तुम फर्म का पंजीकरण करवा रहे हो, है ना, पंजीकरण करवा रहे हो तो आपको फर्म का पता भी पंजीकृत करवाना अनिवार्य है, अनिवार्य। मतलब आपका एड्रेस, फुल एड्रेस की भी आपकी फर्म लैंडमार्क 1 लैंडमार्क 2, है ना, या जहाँ भी हो उसका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, तो होता है फर्म का पता, है ना। तो इन चीज़ों का भी किसमें, पार्टनरशिप डीड में उल्लेख होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है तीसरा पॉइंट, व्यापार का क्षेत्र, एरिया ऑफ बिजनेस। आप कहाँ पे व्यापार करोगे, आप इंडिया के अंदर ही व्यापार करोगे, आपका स्थानीय व्यापार रहेगा या प्रांतीय व्यापार रहेगा,
है ना। मतलब राष्ट्रीय होगा या इंटरनेशनल व्यापार होगा, इस प्रकार से। यदि आप इंडिया के अंदर ही करना चाहते हो, है ना, तो आपका पार्टनरशिप डीड में आपको दिखाना होगा कि हमारा जो व्यापार होगा क्या होगा, इंडिया के अंदर अंदर होगा, है ना, इंटरनेशनल व्यापार नहीं होगा। यदि आप इंडिया से बाहर भी करना चाहते हो, है ना, तो उसको दिखाना होगा भैया हम अदर कंट्रीज़ में भी, अदर एरियाज में भी, है ना, करना चाहते हैं। तो जो हम करना चाह रहे हैं उस चीज़ को पहले से क्या करना चाहिए, हमको दिखाना पड़ेगा। तो उसमें पार्टनरशिप डीड में आपका कंफर्म हो जाता है कि भैया आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एरिया डिसाइड होता है कि व्यापार करने के लिए हमको कहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। भाई इंडिया में कर रहे हैं, फिर दूसरा अदर कंट्रीज़ हो गई, है ना, एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमने एरिया डिसाइड किया होगा, है ना। पहले से एरिया हमको डिसाइड करके रखना है, ठीक है। ये हुआ व्यापार का क्षेत्र। व्यापार किस प्रकार का होगा, है ना। व्यापार का अब आता है आपका चौथे नंबर का पॉइंट, साझेदारों के नाम, नेम ऑफ पार्टनर्स। आप जब साझेदारी कर रहे हो तो साझेदारों के नाम लिखना भी ज़रूरी है। उसमें पार्टनरशिप में आप कौन से साझेदार कौन कौन रहेगा, है ना, कि भाई पहले नंबर पर भाई एक्स हो गया, या राम हो गया, या विकास हो गया, मतलब जो भी आपके पार्टनर्स है उनके नाम इसमें उल्लेख होगा। ये दूसरी पार्टनरशिप में हुई रितेश हो गया, या नितेश हो गया, या नितिन हो गया, जो भी हो जाए, है ना। तो साझेदारों के नाम पहले से डिफाइन कर लेना भैया, कौन कौन हमारे यहाँ पे व्यापार करेगा, कौन कौन हमारा पार्टनर रहेगा। तो ये होते हैं साझेदारों के नाम। तो ये भी आपको पार्टनरशिप डीड बनाते समय लिखना होता है कि भैया पार्टनर क्या होंगे, हमारे पार्टनर कौन कौन होंगे, उनके नाम क्या है और कौन क्या करेगा, ठीक है। फिर नया पॉइंट है, जैसे 5 वाला पॉइंट है आपका क्या, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदारों का प्रवेश, यदि हमको हमारी पार्टनरशिप चल रही है और पार्टनरशिप में पार्टनर्सों की और आवश्यकता है, हमको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, है ना, हमको नए पार्टनर्स को, जैसे पहले से हमारे पास 2 पार्टनर है, पहले से हमारे पास कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, और हम क्या चाहते हैं, एक पार्टनर और आ जाए हमारे पास। ये पहले से 2 पार्टनर है और हम क्या चाहते हैं कि एक पार्टनर और नया आ जाए, है ना, ये भाई को हम नया पार्टनर बना ले। तो इसमें पार्टनर से जब बना सकते हैं हम, जब हमने ये नितेश भाई और रितेश भाई, है ना, ये दोनों ने पहले से अपनी पार्टनरशिप डीड में उल्लेख करके रखा कि भाई हम नए साझेदार को इस तौर पर पार्टनर बना सकते हैं। हमारे नए पार्टनर से ये होंगे, नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा या नहीं, अगर दिया जाएगा तो किन किन शर्तों पर, उसकी शर्तें क्या होगी, हमारे शर्तों के अधीन उसको कितनी पूंजी लानी पड़ेगी, कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, हमारे बराबर लगाएगा या कुछ नया रेशियो रहेगा, या, है ना, फिर क्या काम करेगा, क्या कार्य रहेगा उसका, है, किसके लिए उसको पार्टनर बना रहे, पार्टनर बनाएंगे तो हमारे किस काम में आएगा, है ना, उसको लाभ का हिस्सा क्या मिलेगा, उसका लाभ का जो प्रॉफिट होगा, अंश होगा, वो उसको क्या दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी हमने पहले से ही डिसाइड करके रखनी है। जब पार्टनरशिप डीड तैयार कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी पहले से हमको उसमें क्या करना होता है, कि हम उल्लेख करके रखें कि भाई नया जो पार्टनर आएगा हमारा,
जो भी हो जाए, विकास हो जाए, नितिन हो जाए, है ना, कोई भी आना चाहे, उसको हम पार्टनरशिप में लेंगे या नहीं लेंगे, तो क्या शर्तें होगी, कितनी कैपिटल लेके आएगा, क्या कार्य रहेगा, क्या लाभ का हिस्सा रहेगा, है ना, ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी हमको क्या करना होता है, साझेदारी समझौते या साझेदारी संलेख में उल्लेख करना चाहिए पार्टनरशिप डीड जब बन। फिर आपका जो छठवां नंबर का पॉइंट आता है भैया कि साझेदारों की पूंजी क्या होगी, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स से कितनी कैपिटल लाएंगे, क्या पेमेंट लाएंगे, क्या रेशियो रहेगा लाने का, है ना, कि पहले भैया 1-1 लाख रुपए लगाएंगे दोनों, है ना, जो नितेश जी है वो 1 लाख रुपए लगाएंगे, और आपके जो रितेश जी है वो 1 लाख रुपए लगाएंगे। मतलब जो एक रेशियो डिफाइन करना है हमको कि कितनी कितनी कैपिटल लगाई जाएगी, है ना, व्यापार शुरू करने के लिए कितना कितना पैसा एक पार्टनर लगाएगा, दूसरा पार्टनर लगाएगा। तो ये हमारा होता है साझेदारों की पूंजी, है ना, कि कितनी हमको लगानी है। प्रत्येक साझेदार फर्म में कितनी पूंजी लाएगा और फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, इन दोनों को मिला के फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, ये पहले से हमको डिफाइन करनी है। कुल पूंजी किसकी होगी, फर्म की, आपके फर्म की कुल पूंजी आपकी कितनी होगी। ठीक है, तो ये भी आपको पार्टनरशिप डीड बनाते समय इस बात का उल्लेख करना है ना। अब आपका जो 7वें नंबर का पॉइंट है, इसमें आपको दिया है फर्म के व्यवसाय की प्रकृति। आपका जो व्यवसाय रहेगा उसकी प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, मतलब उसका नेचर क्या होगा, किस प्रकार का व्यापार करेगी, किन वस्तुओं का व्यापार करेगी। व्यापार आप कर रहे हो तो होलसेल में करोगे या रिटेल में करोगे, तीन चीज़ों का उसका व्यापार करने का क्षेत्र क्या होगा, आदि बातों का निर्णय कर लेना चाहिए हमको। यदि पार्टनरशिप शुरू कर दी, पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, पार्टनरशिप डीड में आपको ये भी तय कर देना है कि भैया फर्म जो है किस प्रकार का व्यापार करेगी, किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगी, अर्थात वह थोक व्यापारी होंगे या आपके फुटकर व्यापारी, मतलब चिल्लर में धंधा करेंगे, जो पार्टनर से बन रहे हैं वो चिल्लर में धंधा करेंगे या होलसेल में करेंगे, ये भी हमको पार्टनरशिप बनाते समय कंफर्म कर लेनी चाहिए या लिख के रख लेनी चाहिए। हमारे व्यापार करने का क्षेत्र क्या है, व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, कौन कौन से एरिया में कर सकते हैं, हमारा स्थानीय व्यापार होगा या प्रांतीय व्यापार होगा, स्थानीय व्यापार होगा या प्रांतीय व्यापार होगा। इस चीज़ का भी हमको पहले से पार्टनरशिप डीड में उल्लेख कर देना है। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्रकृति। प्रकृति मतलब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार का व्यापार कर रही है ना, वो वस्तुओं का प्रकार बताना। भैया हम मेडिकल एरिया से मेडिकल लाइन का व्यापार करेंगे पार्टनरशिप में, या हम इलेक्ट्रिक का व्यापार करेंगे, इलेक्ट्रिक आइटम्स को लेंगे, है ना, या जो भी आइटम इलेक्ट्रिक का है तो उसको होलसेल में करेंगे या रिटेल में करेंगे। तो इस चीज़ों को पहले से हमको क्या करना है, डिसाइड करना है। तो ये होता है आपका पार्टनर फर्म के व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, समझे। अब आपका आता है 8वां पॉइंट 8 नंबर का, इसमें दिया है फर्म की अवधि, पीरियड ऑफ फर्म। अब अवधि का मतलब ये हो गया भैया कि आपका जो व्यापार है, साझेदारी है ना, इसका समय आप 2 साल चलाओगे पार्टनरशिप या 3 साल चलाओगे, है ना, ये समय निर्धारित करना है। 1 साल चलाना है, 2 साल चलाना है ना, या 3 साल या 5 साल आदि, ऐसे मतलब जितने भी आपको साल वर्क करना है साथ में पार्टनरशिप में रहकर। तो इस चीज़ का भी हम उल्लेख कर देंगे पहले ही से कि भैया हम
इतने वर्ष व्यापार साथ में करेंगे। हमारी जो ये पार्टनरशिप हो रही है, इसका पंजीकरण हो रहा है, ये इतने साल तक के लिए वैलिड रहेगा। जितना 5 साल के लिए वैलिड होगा, 10 साल के लिए वैलिड होगा या 15 साल, हमारे ऊपर है ना। हम कितने साल के लिए मतलब उसको 5 साल के बाद उसको बंद करना है या उसका समापन आपको 10 साल के बाद करना है या उसका समापन आपको 15 साल के बाद करना है, बंद करना है ना। तो ये आपको समय निर्धारित कर देना है कि हमारी जो पार्टनरशिप है उसका ये समय रहेगा या इतने साल बाद हम क्या करेंगे, रिन्यू करेंगे, है ना, पार्टनरशिप को। तो ये एक समय निश्चित कर देना है ना। ठीक है, पार्टनरशिप बना रहे हैं तो ठीक है। समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, क्लियर हो रहा है? नहीं तो ऐसा नहीं लगे भैया सर बोलते जा रहे और समझ में हमारे आ ही नहीं रहे, है ना। कमेंट करके बता देना भैया। भैया ठीक है, तो इसी पर हमारा अगला पॉइंट आता है 9 वाला, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट मिलना है आपको, मतलब अपने जो साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी है ना, क्या है, कैपिटल है। साझेदारों ने जो कैपिटल लगाई हुई है, इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं। इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, इस बात का भी पहले से कंफर्म होना ज़रूरी है। यदि मिलेगा, क्या होगा, मिलेगा तो किस प्रतिशत से मिलेगा, उसकी दर क्या रहेगा, है ना, परसेंटेज क्या होगा, ये चीज़ें भी हमको निर्धारित कर देनी है कि हमने अब ये कैपिटल तो लगाई है ना। जो भी व्यापार में लगती है वस्तु आपकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। नॉर्मल सी बात है, ये तो सभी जानते होंगे, है ना, कि भाई हम व्यापार में जो भी आइटम लगाते हैं, है ना, जितने जितने हमने पैसा लगाया, जो भी वस्तु लगाई, भैया दो ने मिल के लगाई, 1 लाख रुपए लगाई, ये साहब ने 1 लाख रुपए ये ने लगाई, तो ये जो 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, ये इनकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। अब ये कैपिटल पे क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो मिलेगा तो भाई 5% की दर से मिलेगा या 10% की दर से मिलेगा, है ना, या नहीं मिलेगा। तो इस बात का हमको क्या कर लेना है, उल्लेख कर देना है कि ये नहीं मिलेगा तो ठीक है, हम संतुष्ट हो गए, हमने इतनी कैपिटल लगाई है, हमको इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है। या हमने कंफर्म भी कर लिया, भाई हमने इंटरेस्ट लगाई तो उस पर 5% की दर से हमको सालाना इंटरेस्ट मिलेगा या 6 महीने के बाद, जो भी हमारी कंडीशनें होगी, जो भी हमारी शर्तें होगी, वो हमको इसमें डिफाइन करनी है कि भाई हमको इस प्रकार से कार्य करना है, हमको कैपिटल पर ब्याज देना है, कैपिटल पर ब्याज देंगे तो किस दर से देंगे, हमारा ये सारा रेशो हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है, समझ में आया आपको कैपिटल और इंटरेस्ट। और ये भी पता चला कैपिटल होती क्या है ना, जो भी हम व्यापार में पुट करते, जो भी पेमेंट लगाते हैं, या कोई भी वस्तु भी लगा सकते हैं, फर्नीचर संपत्ति भी लगा सकते, असेस्ट भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें व्यापार में लगाई जाती है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। और कैपिटल पर मिलने वाला जो लाभ होता है, लाभांश, तो वो आपको क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक, अब ये इंटरेस्ट के बारे में मैंने बताया भैया इस प्रकार से हो सकता है। यदि आपको डिसाइड कर लिया है कि इतना इतना परसेंट मिलेगा तो मिलेगा, है ना, और नहीं है कि भाई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा तो नहीं भी मिलेगा। ठीक है, और ये पक्का नहीं कि आपको 5% ही मिले, 10% ही मिले, आपके ऊपर है, आप कितना डिसाइड करना चाह रहे हो कि पार्टनरशिप डीड में हमने भाई हर पार्टनर को 1 लाख का 10% देना, 5% देना, 6% देना, आपके ऊपर है। ठीक है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि भैया इतना देना ही है। ठीक, अगला पॉइंट आता है आपका आहरण एवं उस पर ब्याज। तो आप समझते हो आहरण ड्राइंग क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आहरण मतलब व्यापार से, पार्टनरशिप फर्म से जो आइटम पार्टनर्स या व्यापार का स्वामी, है ना, क्या पार्टनर एक मिनट, जब व्यापार से
या फर्म से व्यापार का स्वामी या साझेदार, फर्म से साझेदार स्वयं के उपयोग के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए कोई आइटम, कोई वस्तु निकालता है तो वो आहरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है ना। उसको क्या बोलते हैं? आहरण। जो व्यापार के स्वामी द्वारा या साझेदार द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए जो आइटम या जो पेमेंट या जो भी वस्तु है निकाली जाती है तो वो क्या कहलाती है? आहरण, है ना, ड्राइंग कहलाती है। अब इसने इस प्रकार की यदि ड्राइंग की है तो उस पर उसको ब्याज लगेगा पार्टनरशिप में या नहीं? यार लगेगा तो क्या परसेंटेज होगा, है ना। अब जैसे कोई पार्टनर है भैया, तो पार्टनर ने क्या कर लिया, 10,000 की ज़रूरत थी एक्स्ट्रा, तो 10,000 रुपये उसने ले लिए पार्टनरशिप फर्म से। अब पार्टनरशिप फर्म ने ये निश्चित करके रखा कि भैया जो भी पार्टनर हमसे ऋण लेगा उसको कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 6% की दर से या 7% की दर से, 8%, मतलब जो भी पार्टनरशिप हम निश्चित करना चाहती है उस परसेंटेज की दर से वो ब्याज ले सकते हैं, है ना। यदि 6% की दर से लग रहा है तो उसको 6% से देना पड़ेगा, मतलब जब भी वो पेमेंट करेगा तो 10,600 रुपये को देने पड़ेंगे। और यदि इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जा रहा है तो उसको कोई ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ क्लियर से उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा, 10,000 रुपये देना पड़ेगा, 10,000 ही लेके 10,000 ही देना होगा, है ना। तो ये समझ में आया आहरण क्या होता है और उस पर ब्याज क्या होता है ना। आहरण पर ब्याज जो साझेदारी फर्म है उसके लिए क्या होता है, लाभ होता है ना। यदि तुम इंटरेस्ट ले रहे हो तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट, फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। और पार्टनर्स के लिए, साझेदार के लिए क्या होगा, वो साझेदार के लिए हानि। मतलब यदि आपसे आपकी फर्म क्या ले रही हो, ब्याज ले रही हो, है ना, इंटरेस्ट ले रही हो, तो आपके लिए वो क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, 3 बातों का ध्यान रखना। समझ में आ रहा है आपका भाई जो भी पढ़ा रहा है? ठीक है। ये आपका 11 नंबर का पॉइंट आता है लाभ हानि का विभाजन। अब लाभ हानि का विभाजन करोगे पार्टनरशिप डीड में, लाभ हानि का विभाजन किस आधार पर होगा? साझेदारों में लाभ का बंटवारा, लाभ या हानि भी हो सकती है ना। यही ऐसा ही नहीं होता कि लाभ ही हो, हानि भी हो सकती। तो जो ये लाभ हानि होगी उसका विभाजन किस प्रकार होगा, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, किस अनुपात में होगा, किस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। ये भी आपको, आप कैपिटल रेशियो ले रहे हो या और कोई सा रेशियो ले रहे हो, ये आपके ऊपर है ना। कि आपने जो कैपिटल लगाई तो कैपिटल रेशियो भी ले सकते हो आप, या और कोई सा अनुपात भी ले सकते हो। यह आपका जिस प्रकार से आपको लाभ का विभाजन करना है, समान रूप से भी कर सकते हो, या सभी साझेदारों में बराबर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। 2 पार्टनर है तो 1/1 हो जाएगा, यदि 2 पार्टनर है तो 1/1:1, तीनों में ये हो सकता है। ठीक है आपका। तो ये डिसाइड करना आपके ऊपर है, ये पार्टनरशिप डीड आपके द्वारा बनाई जाती है, तो इसलिए आपको इसमें कंफर्म करना होता है कि हमको जो है लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन या बांटना है, विभाजन करना है
तो क्या रेशियो रहेगा, अनुपात क्या रहेगा, है ना। कैपिटल रेशियो अपनाना है हमको या अन्य कोई सा रेशियो अपनाना है या समान में डिवाइड कर देना है ना, ये आपके ऊपर है। ठीक है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि वीडियो बड़ा होता जा रहा है तो वीडियो को छोड़ के चले जाना, है ना। भैया अभी तुम चक्रव्यूह में घुसे हो, है ना, इंटरव्यू हो। अभिमन्यु जैसे मत करना कि आधा अधूरा चक्रव्यूह देख के बाहर हो जाना। नहीं तो चक्रव्यूह के अंदर जाने के बाद चक्रव्यूह को तोड़ना भी सीखना पड़ता है भैया। अभी तो अपने चक्रव्यूह को देखा है कि बाहर से कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब इंटर प्रवेश कर लिया आपने, साझेदार बन गए हो, है ना, फर्म पूंजी लगा दिए। अब उससे बाहर कैसे निकलना ये भी देखना है पूरे वीडियो को, ठीक है। छोड़ के मत जाना भैया, बीच में छोड़ के चले गए तो आपका ये एकदम अभिमन्यु के जैसा हो जाएगा। अभिमन्यु जैसे आधा अधूरा ज्ञान लेके चले गया था चक्रव्यूह तोड़ने तो फंस गया, वैसे आप भी फंस जाओगे भाई। अब ये नॉर्मल सी बातें हैं भैया, वेतन और कमीशन, वेतन और कमीशन। आपका ये वेतन और कमीशन का सैलरीज एंड कमीशन का पॉइंट है 12th वाला। अब इसमें ये बताना भैया, ये साधारण सी बात है कि किसी साझेदार को कितना वेतन दिया जा रहा है ना। अधिकतर हमारे पास ऐसे पार्टनर से भी बनते हैं जिसको सैलरी बेस पर हम क्या करते हैं, पार्टनर बनाते हैं, साझेदार बनाते हैं, है ना, या कमीशन बेस पर बनाते हैं। तो ये भी हमको निश्चित करना है कि कौन सा पार्टनर सैलरी बेस पर है ना, कौन सा पार्टनर आपका सैलरी बेस पर है तो उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, उसकी सैलरी क्या रहेगी, है ना, ये भी आपको डिसाइड कर देनी है। या कोई पार्टनर आपका साझेदार आपका क्या है कमीशन बेस पे, तो उसका कमीशन कैसा रहेगा, आइटम वाइज रहेगा या सेल वाइज रहेगा, है ना। जो भी आपका कमीशन का रेशियो होगा वो रेशियो आपको क्या करना है, पहले से उल्लेखित कर लेना है। उसको 6% से दर से देते हो, 5% की दर से देते हो या 3%, मतलब जो भी सेल पे देते हो, सेल पे देते हो या कुछ पे देते हो, तो ये डिसाइड करना है। वेतन सैलरी हो तो भैया पहले से सैलरी हमने बता दी, भैया 5,000 रुपये दी जाएगी सैलरी या 8,000 रुपये दी जाएगी, है ना। जो भी हमारे पास सैलरी का रेशियो है उसको देने का हमारे पार्टनरशिप डीड में पहले से उल्लेख करना है, तो सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगा। साधारणतया सक्रिय साझेदार को वेतन या कमीशन तो दिया ही जाता है। तो यही बात है भी, हमको उसका बेस क्लियर करना है कि कौन से बेस पर हमने उसको पार्टनर बनाया है। इक्वल बनाया हो तो भाई प्रॉफिट का बराबर का हकदार रहेगा, है ना। और यदि हमने उसको सैलरी बेस पर बनाया है तो सैलरी उसको कंफर्म होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलने को होना। आपकी फर्म को लाभ हो या हानि, या आपके ऊपर भैया कि भाई लाभ हो तो भी आप उतना दे रहे हो या हानि हो रही वो भी आपको डिसाइड करना है। ठीक, समझ में आया मेरे भाई। आपके भाई के साथ जुड़े रहोगे तो ऐसे ही वीडियो आपको। आपका 13 नंबर का जो पॉइंट है वो साझेदार को ऋण, लोन ऑफ पार्टनर्स, है ना। अब ये है कि आपकी जो फर्म है, फर्म में ये वाला शर्त रहेगा या नहीं कि यदि आपके जो पार्टनर्स है, जैसे भाई ये नितेश भाई को 20,000 रुपये की क्या हुई आवश्यकता हुई, तो आपकी फर्म इनको 20,000 रुपये लोन के रूप में देंगे या नहीं देंगे। तो क्या इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट देने का जो होगा वो क्या होगा, है। तो ये फर्म द्वारा ये जो लोन रहेगा आपका किसके द्वारा अपलोड होगा, आपकी फर्म से। आपकी फर्म उसको अलाउ करती या नहीं, आपकी फर्म उस व्यक्ति को, आपके पार्टनर्स को लोन देना चाहती है या नहीं। देना चाहती है तो उसकी ब्याज दरें क्या होगी, है ना, या किस दशा में ऋण दे सकती है ना, ऋण दे सकती है।
या ऋण की अवधि क्या होगी, कितने समय के लिए दिया जाएगा ऋण, यदि दिया जा रहा है तो कितने समय के लिए दिया जा रहा है, उसकी अवधि आपको डिसाइड कर लेनी भैया 6 महीने के लिए दिया जाएगा या 6 महीने में अपने जो फर्म से ऋण लिया उसको क्लियर करना रहेगा, ये भी हो सकता है आपका, है ना। और उसके बाद समय अवधि हो गई, या दिया जाएगा कि नहीं, इन चीज़ों को यदि हम पहले से क्या कर ले, उल्लेख कर ले, पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो उसमें हमने इस चीज़ों का उल्लेख करना है कि हमने भैया इस प्रकार के कार्य कर सकते या नहीं कर सकते। यदि उसमें नहीं लिखा हो तो अब है कि ऑब्वियसली भाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हम पार्टनरशिप को लोन नहीं दे सकते हैं, है ना। तो भाई कोई नाराज़ भी नहीं होगा कि भाई हम भाई ज़रूरत पड़ने पर हमको इतना पैसा चाहिए था लेकिन हमारी फर्म हमको खुद को नहीं ऋण दे रही, क्योंकि हमारे जो शर्तें लागू हुई थी, शर्तों में पहले से ही हमने बता दिया था भैया कि इस प्रकार की कंडीशन है कि हम ना फर्म से ऋण ले सकते हैं, है ना। और 13 वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट भी है, जैसे वहाँ पे क्या था, साझेदार का ऋण था, साझेदार को फर्म द्वारा ऋण, है ना, मतलब फर्म द्वारा ऋण साझेदार को मिलेगा या नहीं, इस बात का 13 वाले पॉइंट में बताया था। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट में आपको क्या बताया, लोन ऑफ फर्म, है ना, मतलब साझेदार द्वारा एक्स्ट्रा यदि फर्म को आवश्यकता है लोन की तो साझेदार द्वारा उसको दिया जाएगा या नहीं, इस चीज़ का भी आपको उल्लेख करना है ना। यदि फर्म को भाई अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण की आवश्यकता है तो ऋण किससे ले सकते हैं, अपने पार्टनर से एक्स्ट्रा ऋण ले सकती है भैया। अपने 1-1 लाख रुपए तो पहले से इन्वेल करके रखे हैं, है ना, 2 व्यक्तियों ने 1-1 लाख रुपए तो इन्वॉल्व करके रखे हैं, लेकिन हमको 1 लाख रुपए की और आवश्यकता है तो ये 1 लाख कोई एक पार्टनर दे सकता है या नहीं, देगा तो उसका इंटरेस्ट लेने का प्रतिशत क्या होगा, है ना, दर क्या होगी, इस चीज़ को भी हमको बताना है। मतलब उसी प्रकार है कि जैसे साझेदार को फर्म ऋण दे सकती है या नहीं, उसी प्रकार फर्म द्वारा साझेदार से ऋण लिया जा सकता है या नहीं, लिया जाएगा तो क्या परसेंटेज दर होगी, है ना, किस दर पर दिया जाएगा, है ना, उसको ऋण। ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कई बार कि यदि हमने साझेदारी समझौता नहीं बनाया तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत ये होता है, 1932 में भारतीय अधिनियम बना था, भारतीय साझेदारी अधिनियम बना था। इसमें यह उल्लेख किया गया था भाई फर्म द्वारा यदि ऋण लिया जा रहा है तो उस पर 6% की दर से ब्याज देना अनिवार्य है ना। कब, जब साझेदारी समझौता हमने नहीं बनाया है, साझेदारी समझौता हमने नहीं बनाया है तो उसके अभाव में हमको कितना परसेंट ब्याज देना पड़ता है, 6% ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। और यदि हमने कोई अलग रेशियो डिफाइन किया है कि भैया हमको 6% भी नहीं देना पड़ेगा या 8% या 10% लेंगे, है ना, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना लेना चाहोगे, ठीक है। ये भी क्लियर है, ठीक है भैया। अब 15 वाला पॉइंट आता है आपके पास। अब 15 वाले पॉइंट में आपको बताया ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये ख्याति क्या होती है, ये क्या नहीं बोला है, ख्याति किसे बोलते हैं। अब ख्याति आपकी क्या है, व्यापार की पहचान, क्या है, आपकी पहचान के कारण जो प्रसिद्धि से उत्पन्न होती है ख्याति। आपकी जितनी ज़्यादा पहचान होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी, ख्याति होगी, वैल्यूएशन होगी अपने व्यापार की। तो इसमें उसका क्या करना है, मूल्यांकन। यदि फर्म में कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है ना, क्या कर रहा है, साझेदार प्रवेश कर रहा है। अब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो आपकी ख्याति क्या आपके कारण बनी, आप दो, जैसे पहले से कोई 2 व्यक्ति पार्टनरशिप में इन्वॉल्व थे, है ना, अब वो क्या कर रहे, तीसरे व्यक्ति को बोल रहे, तो इनने जो पहचान बनाई थी उस पहचान में हिस्सा देने के लिए ये जो नया व्यक्ति आ रहा है तीसरे नंबर का, इसको कितना हिस्सा, पहचान
में इन्वॉल्व होने के लिए देना पड़ेगा, ख्याति में इन्वॉल्व होने के लिए देना होगा। उसका रेशो क्या होगा, किस अनुपात में देगा, इक्वल अनुपात में देगा या कैपिटल तो देना ही है भैया। इन लोगों ने 1-1 लाख रुपए यदि कैपिटल लगाई है ना, तीनों ने यदि 1-1 लाख रुपए कैपिटल लगाई है तो इसको कैपिटल के 1 लाख रुपए तो देना ही है, 2 के बराबर 1-1 लाख रुपए तो देना ही है। लेकिन एक्स्ट्रा किसके देगा वो, ख्याति के। ख्याति में हिस्सा पाने के लिए कितना % लेना चाहते हैं, कैपिटल रेशियो में लेंगे वो, है ना। कौन सा रेशियो होगा, कैपिटल रेशियो भी हो सकता है आपका लेने का या इक्वल रेशियो भी होगा। भैया इक्वल में दे दो, हमारा इतना % जो ख्याति में हमारी पहचान के कारण आता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमारी ख्याति के कारण होता है। तो ख्याति के कारण इतना प्रॉफिट होता है, 10 लाख की हमारी सेल है, 10 लाख का जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का 10% आप दे दो या 5% दे दो या इक्वल में दे दो। हम तीनों से इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाए तो जैसे तीनों का इक्वल लेना है, वे तीनों का इक्वल करना है। तीनों का इक्वल कैसा होगा, ये आपका 1/3 मतलब ये इक्वल रेशियो हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना उसको देनी पड़ेगी ख्याति भी, ख्याति की वैल्यूएशन भी देनी पड़ेगी। मतलब 1 लाख तो दे ही रहा है व्यक्ति, आपके बराबर तो पैसा लगा ही रहा है ना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा पैसा जो ख्याति के कारण होता है, आपको जो इतना प्रॉफिट मिलता है 10,000 रुपये जो प्रॉफिट मिल रहा है इतनी सेल पर, तो वो काय के कारण मिल रहा है, आपकी पहचान के कारण। तो पहचान में इन्वॉल्व होने के लिए उसको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यदि नया साझेदार आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन होता है। अब वैसे ही जैसे निवृत्त साझेदार क्या हो रहा है, आपका पार्टनर क्या हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। पार्टनर आपका क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, पार्टनरशिप से हट रहा है। तो उसके लिए क्या कंडीशन, तो उसके लिए भी ऐसे ही कंडीशन रहेगी कि भाई हमको ख्याति की राशि उसको भी देनी पड़ेगी। अब वो जा रहा है, ये व्यक्ति आ रहा था तो इससे ले रहे थे हम, है ना। अब वो व्यक्ति क्या हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, उसकी यदि मृत्यु वगैरह हो जाती है या कुछ निवृत्ति हो जाती है ना, तो वो व्यक्ति क्या हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है पार्टनरशिप से। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए भी यही कंडीशन है कि जो हमारा जो ख्याति का जितना हिस्सा हो रहा है उसको हम इक्वल में बांटें। यह हमारा कैपिटल रेशियो हो सकता है, यह हमारा जो हम रखना चाहे भाई 1, 2, 3 जो रेशियो रखना चाहे वो रख सकते हैं। वो से हम क्या कर सकते हैं, ख्याति का बंटवारा कर सकते हैं भाई। यदि हम इसमें रखना चाह रहे हैं 1:2:3 में, तो इसका आपका क्या हो जाएगा 1/6। तो इस रेशियो से अपन डिवाइड कर देंगे तो उसकी ख्याति आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलती है, ख्याति का मूल्यांकन निकलता है। ठीक, थोड़ा जल्दी करना भी है, बहुत पॉइंट बाकी है, बहुत सारी अभी चक्र भी बाकी है अभी। तो अब आपका आता है लेखा वो उसका अंकेक्षण, मतलब जो लेखा करने वाला है, जानकारी जो लेखा जोखा देखने वाला, एडिटिंग करने वाला है हमारा, उसको कैसा क्या रहेगा, उसका पेमेंट कैसा क्या रहेगा, कौन देखेगा हमारे खाते, कौन देखेगा खाते, कौन मेंटेन करेगा खाते, मेंटेन करने की पद्धतियाँ क्या रहेगी, विधि क्या रहेगी, है ना। तो इस सारी चीज़ों के लिए जो अंकेक्षण कार्य होता है वो क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग एंड एडिटिंग, मतलब जो करेगा उसका कैसा पेमेंट करना होगा। तो ये व्यापार का लेखा किस पद्धति से रखा जाएगा, ये भी हमको कंफर्म होना है कि भाई हम व्यापार कौन सी पद्धति से कर रहे हैं, है ना। हमको व्यापार के लिए जो हमने विषय चुना है कि भाई हमारा टेली से करेंगे या इससे करेंगे, हमारा जो पद्धति होगी उससे हमको करना होगा। हमारे खाते कौन चेक करेगा, अंकेक्षण क्या होगा, उसकी फीस कितनी होगी, अंकेक्षण कराने की दशा में अंकेक्षण को कितना पेमेंट किया जाएगा, या उसका
अंकेक्षक है कौन, इन चीज़ों का हमको क्या करना है, उल्लेख करना। और किस में करना है ये उल्लेख, पार्टनरशिप डीड में, है ना, साझेदारी समझौता बना रहे, संबंध कर रहे हैं। ठीक भैया, अगला पॉइंट है आपका कार्य विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। कैसे वर्क को बांटोगे, कौन से व्यक्ति को क्या वर्क दोगे, क्या काम करेगा, है ना। मतलब किस बात का निर्णय, इस बात का निर्णय करना भी आवश्यक है कि फर्म में, जो फर्म है वो उसमें साझेदार कौन कौन सा कार्य करेंगे, है ना। जो साझेदार है वो कौन कौन से कार्य करेंगे, है ना, और किस प्रकार के कार्य करेंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, है ना। वो तो बिजनेस पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का बिजनेस है उस प्रकार का अधिकार भी मिलेगा, उसका उस प्रकार का काम भी होगा, है ना। कौन कौन से कार्य होंगे वो कार्य भी उस पर ही डिपेंड करता है। पर यह आवश्यक है कि कार्य का विभाजन काय पर होना चाहिए, योग्यता के अनुसार होना चाहिए। मतलब उसकी कार्य कुशलता को देखते हुए, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है ना, उसकी सारी चीज़ों को देखते हुए यदि तुम कार्य का विभाजन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। मतलब अपने यदि उसकी एबिलिटी जान ली कि भैया ये व्यक्ति ये कर सकता है, तो हम उसकी कार्य की योग्यता के अनुसार उसको कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो कार्य क्या होगा, गति से होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और हम ऐसे व्यक्ति को काम दे दिया जिसको उस कार्य का नॉलेज ही नहीं है ना, कार्य करने का तरीका ही नहीं पता है उसको, तो वो व्यक्ति क्या होगा, हमारे कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसको गति प्रदान नहीं करेगा। तो कार्य का विभाजन कैसा होना चाहिए, योग्यता के अनुसार। ठीक है। अब साझेदारी पार्टनरशिप में एक और पॉइंट ऐड हो गया, बैंक खाते का परिचालन, है ना। मतलब हमको ये भी कंफर्म करना है कि बैंक अकाउंट किस बैंक में खोला जाएगा, है ना, कौन सी बैंक में खोला जाएगा, उसका संचालन उनको संचालित कौन साझेदार कर सकता है, उस खाते का, बैंक अकाउंट का उपयोग कौन कौन से साझेदार कर सकते हैं। इस चीज़ का भी उल्लेख हमको पार्टनरशिप डीड बनाते समय कर लेनी चाहिए। उससे हमको किसी प्रकार का मतभेद होने से बच जाते हैं, क्योंकि भविष्य ये समय जो ऐसा चल रहा है इसमें हमको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यदि क्लियर नहीं है तो पल पर आप क्या कर सकते हो, वाद विवाद हो सकता है आप पे। तो पहले से आपने यदि लिख के रख ली है कि भैया बैंक अकाउंट से यही देखेंगे, है ना, रितेश भैया है तो रितेश भैया ही क्या करेंगे, बैंक अकाउंट देखेंगे, या नितेश भैया है तो नितेश भैया ही क्या करेंगे, बैंक अकाउंट देखेंगे। लेकिन ये तय होना चाहिए कि भैया ये कर सकता है या ये व्यक्ति करेगा, है ना, या दोनों करेंगे, दोनों भी देखेंगे, है ना। लेकिन अधिकारों का पालन कर। अब 19 नंबर का जो पॉइंट आता है आपका है साझेदारों का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ पार्टनरशिप। अब आपकी फर्म में जो साझेदार इन्वॉल्व है या साझेदार है, अब साझेदारों का क्या होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, दुर्घटना, है ना, बीमा। अब बीमा करने से यह है कि सुरक्षा प्रदान करना है एक प्रकार से। हमारा जो पार्टनर्स है, पार्टनर से कि क्या करना, साझेदारों की जीवन बीमा करवाना चाहेगा या नहीं, है ना। ये भी बीमित रकम प्राप्त होने की दशा में उसका बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, है ना। मतलब यदि हमने साझेदारी के तहत पार्टनर्स का क्या कर लिया है, साझेदारों का बीमा करवा दिया है, तो बीमा करवाया है तो उसकी जो बीमित रकम है, बीमित रकम है उसका विभाजन, बंटवारा कैसे किया जाएगा। वही बंटवारा करने का रेशियो तो एक कैपिटल रेशियो हो सकता है ना, एक इक्वल रेशियो हो सकता है
इक्वली रेशियो हो सकता है। ठीक है, इक्वली रेशियो हो सकता है, कैपिटल रेशियो, या आपके द्वारा जो निश्चित किया हो, है ना, आपने जो निश्चित किया हो, या 1:1 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे जो भी बीमित राशि मिलेगी उस चीज़ को। यो यदि हमने कैपिटल रेशियो में बोला तो भैया हमने 10,000 और ये एक में 20,000 लगी है, तो कैपिटल रेशियो आपका क्या हो जाएगा, पीछे के शून्य गायब कर दो दोनों के, तो आपका कैपिटल रेशियो ये हो जाएगा, तो इसका भी एक गायब हो जाएगा, तो 1:2, मतलब ये आपका कैपिटल रेशियो हो गया। तो आपका जो बीमा की राशि है किस प्रकार से बांटना चाहोगे, है ना, मिलेगी, या करना चाहोगे या नहीं बीमा। अब आता है 20 नंबर सौ पॉइंट। अब दिवालिया होने की दशा में, इंसॉल्वेंसी, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, दिवालिया होना मतलब जेब खाली हो जाना, मतलब व्यक्ति क्या हो जाता है, कंगाल हो जाए, या फर्म डूब रही हो, है ना, घाटा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं। अब किसी भी साझेदार के दिवालिया होने की दशा में जो हानि होगी, है ना, उसका भार साझेदार किस अनुपात में वहन करना चाहेंगे, है ना। दिवालिया होने की दशा में होने वाला जो घाटा है, भार है ना, उसकी भरपाई साझेदार किस दशा में करेंगे, पार्टनरशिप है, तो इसका भी हमको पहले से वही रेशियो, जो हानि हो रही है तो उसकी भरपाई करना है या नहीं करना है, ये तो आपके ऊपर निश्चित करना है कि भैया हमारा व्यापार है। यदि पार्टनर्स को हानि हो रही है तो पार्टनर्स की हानि के जिम्मेदार आप नहीं हो, लेकिन फार्मों को हानि हो रही है तो उसके जिम्मेदार यदि में आप भाग ले सकते हो, लेकिन क्या है, जब पार्टनर से अकेले को क्या हो रही हो, हानि हो रही, तो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हमको उसका भार आपस में बांट सके। लेकिन हम यदि मन में विश्वास, उसके सद्भावना रखते हैं तो कर भी सकते भाई हम। आपका अगला पॉइंट है साझेदार का निकाला जाना, मतलब यदि साझेदारी में किसी साझेदार को जानबूझ कर कर्तव्य पूरा करने, है ना, किसी साझेदार को जानबूझकर कर्तव्य पूरा न करने की दशा में, अन्य किसी भी प्रकार से फर्म को नुकसान पहुंचाने की दशा में फर्म से निकाला जा सकता है या नहीं। यदि निकाला जा सकता है तो उसे निकालने की विधि क्या होगी, है ना, विधि क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, उसको लाभ में हिस्सा दिया जाएगा या नहीं, या उसको कैपिटल है उसकी कैपिटल आप रिटर्न करोगे या नहीं, एक कैपिटल उसका किस प्रकार से निदान करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है ना। आपने पार्टनरशिप डीड बनी है, उसमें कंफर्म करना है कि भैया इस प्रकार से होगा तो आपको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा। भैया आपने जितना 1 लाख रुपये में लाया, 1 लाख रुपये ले लो, आप पार्टनरशिप से बाहर हो, है ना। तो इस प्रकार से आपके ऊपर डिसाइड है कि आपको क्या करना है ना, कि साझेदार का निकाला किस प्रकार करना है, उसकी विधि आपको तय करना है ना, कि उसका, या एक बार हम क्या करें, अनुपात बना के हमारा रेशो कर ले, उसके बाद उस पार्टनर को अलग कर दिया, फिर हम दो मिलके क्या कर रहे हैं, व्यापार करेंगे, है ना। ये पार्टनर को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, हमारा जो साल भर का रेशो है उसको बांटने के बाद। तो आपके ऊपर है कि किस प्रकार की विधि का उपयोग करें। अब आपका पॉइंट आता है साझेदारी का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप साझेदारी फर्म का समापन करना चाह रहे हो, या समापन करने का कैसा क्या रहेगा, किन किन परिस्थितियों में हम साझेदारी का समापन कर सकते हैं, है ना। हमारी जो परिस्थितियों के अनुसार हम क्या करेंगे, साझेदारी का समापन कर सकते हैं, है ना। तो किन परिस्थितियों में करेंगे,
किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का समापन कर सकते हैं, या पागल या दिवालिया होने पर फर्म का समापन कर सकते हैं, या तीसरा है आपका किसी मतभेद होने की दशा में। मतलब किसी भी दशा, मतलब आपको किस प्रकार से समापन करना है ना, तो उस प्रकार से आप समापन कर सकते हो। या फर्म इन कारणों के बाद भी फर्म संचालित की जाएगी। या किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई तो भी बाकी के 2 पार्टनर क्या करेंगे, फर्म को जारी रखेंगे, है ना। तो ये भी हो सकता है कि भाई ये डिस्ट्रॉय हो गए, ये हट गए, तो हमारे जो 2 पार्टनर है उसको फर्म को जारी रखेंगे। और या कोई एक हो गया तो भी ये फर्म जारी रहेगी। ये हमारे बीच मतभेद हो गया तो भाई मतभेद हो गया तो 3 पार्टनर है हम, है ना, 3 में से किसी एक में ज़्यादा, तो भाई उस पार्टनर को हम क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, है ना। तो उसके बाद ये 2 पार्टनर भी रह के व्यापार कर सकते हैं। अब आता है पंचायती वाक्य। पंचायती वाक्य बोले तो हमारे बीच यदि किसी प्रकार का क्या होता है, मतभेद होता है ना, विवाद होता है, विवाद हो जाता है, तो विवाद का जो निपटारा है वो किस प्रकार से किया जाए, है ना। एक कमेटी बिठा के किया जाए, है ना, या न्यायालय में किया जाए, है ना, या कानून के अनुसार जो कानूनी हो उसके आधार पर किया जाए। तो हमारा जो तरीका हो, है ना, किस प्रकार से एक पंचायत बिठा के किया जाए या हमारी जो भी कमेटी है वो कमेटी के साथ किया जाए, है। तो ये है कि भाई साझेदार के मध्य पारस्परिक विवाद होने की दशा में झगड़े का निपटारा किस प्रकार किया जाए। तो इस पॉइंट का भी आपको पार्टनरशिप डीड में उल्लेख करना होता है कि हम भी इस प्रकार से हमारा मतभेद होता है, तो हम यहाँ पे बैठक करके यहाँ पे कमेटी बना के हमारा जो भी मतभेद हुआ है उस मतभेद को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, क्लियर करने के ऊपर आपके ऊपर एक भी इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा, है ना। अब आपका 24 नंबर का पॉइंट आता है साझेदार के अधिकार व कर्तव्यों का पालन संचालन, राइट्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। मतलब किस प्रकार से उनके दायित्व होंगे, क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, इन चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए, है ना भैया। यदि किसी साझेदार के पास व्यवसाय के संचालन के संबंध में कोई विशेष अधिकार, है ना, विशेष अधिकार या कर्तव्य है, या किसी साझेदार का दायित्व उसकी पूंजी तक ही सीमित होता है ना, कि उसका जो दायित्व है कहाँ तक सीमित होगा, उसने जो पूंजी मिलाई है वहाँ तक ही दायित्व सीमित होता है ना। तो इस तथ्य का वर्णन भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए कि कौन से साझेदार का क्या अधिकार होगा, क्या कर्तव्य होगा, है ना, उसके दायित्व क्या होंगे, है ना, दायित्व पूंजी तक सीमित होंगे या उसके बाद भी, है ना, यदि हमको किसी प्रकार का भी नुकसान वगैरह होता है तो उसकी भरपाई उसके दायित्व के तहत होगी या उसके दायित्व के बाहर भी की जा सकती है, या उसके कर्तव्य क्या होंगे, है ना, कर्तव्य कैसे निभाएगा वो, कर्तव्य क्या करना है उसको, क्या काम है ना, इन चीज़ों का, या उसके अधिकार क्या है, क्या क्या कर सकता है, इन चीज़ों का उल्लेख हमको कहाँ करके रखना है, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य या पार्टनरशिप डीड बना रहे तो करना है। ठीक है। अब 25 नंबर का आपका पॉइंट आता है डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु।
कोई भी चाहेगा भैया इस प्रकार से हो जाए, लेकिन साजिद संलेख में इस चीज़ का भी वर्णन कर दिया जाना चाहिए कि भैया किसी पार्टनर से की डेट हो गई तो उसके उपलक्ष्य में उसके उत्तराधिकारी को उसका पेमेंट किया जाना चाहिए, है ना। यह किया जाएगा तो उसका संचालन या विधि किस प्रकार से होगी, उसका क्या रेशियो रहेगा, है ना, किस रेशियो में उसका हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, साझेदारी संलेख में इस चीज़ का उल्लेख होना चाहिए, है ना, कि उसकी मृत्यु की दशा में आपको किस प्रकार से उसके उत्तराधिकारी को पेमेंट करना है, या करना है तो किस प्रकार के रेशियो के तहत करना है, उसका रेशियो क्या रहेगा, है ना, समय के साथ होगा या टाइम मंथली कैसे भी हो, है ना, जैसे भी आपको करना है उस प्रकार से आपको करना है। ठीक, तो ये होता है आपकी पार्टनरशिप डीड की सारे पॉइंट, है ना। अब हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल बटन पर सेट कर ले, क्योंकि आपके लिए अब हम इतने मज़ेदार वीडियो लाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और भी अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा और पूरी विषय सामग्री दूंगा, कॉमर्स से संबंधित पूरी विषय सामग्री आपको दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, और उसको ऑल बटन पर शेयर कर ले, जिससे आपको सारे वीडियो आते रहेंगे, सारे वीडियो के अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।